आदाब नाजरीन, कश्मीर एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सैयद अब्बास मेहदी। पेश करेंगे रियासत के तीनों खित्तों की अहम खबरें, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। श्रीनगर समेत कई अजला में देखने को मिला बंद का असर। हुर्रियत लीडरान ने किया था खातून की मौत के खिलाफ बंद का ऐलान। क्रॉस फायरिंग में हुई थी खातून की मौत। पाकिस्तान लगातार कर रहा है सीज फायर की खिलाफ वर्जी। मरकजी वजीर हंसराज अहीर ने लोकसभा में दिया सीज फायर का डेटा। कहा 10 दिसंबर तक 881 बार हुई सीज फायर की खिलाफ वर्जी। बर्फीले तूफान में गायब हुए चौथे जवान की मिली लाश। 5 जवान हुए थे शुमाली कश्मीर में लापता। 5वें जवान की तलाश जारी। रियासत भर में एनएचआरएम के मुलाजमीन 72 घंटों की हड़ताल पर। अस्पतालों में कामकाज मुतासिर। मुजाहिरीन ने हुकूमत पर लगाया मुतालबात को अनदेखा करने का इल्जाम। और जम्मू कश्मीर सरकार ने उर्दू डायरेक्टरेट के 7 मुलाजमीन को किया सस्पेंड। वजीर कानून के दौरे के दौरान पाए गए थे गैर हाजिर। और अब देखते हैं खबरें तफसील से। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल और बैनुल अक़वामी सरहद पर इस साल कुल 881 बार सीज फायर की खिलाफ वर्जी की है, जो कि पिछले साल से 230% ज्यादा है। लोकसभा में सरकार ने जानकारी दी है कि पाकिस्तान की फायरिंग में इस साल कुल 30 लोग मारे गए। ममलकती वजीर बराए दाखिला हंसराज अहीर ने कहा कि पाकिस्तान ने 10 दिसंबर तक जम्मू कश्मीर में एलओसी के पास कुल 771 बार और बैनुल अक़वामी सरहद के पास भी की इन सभी वारदात में 14 आर्मी जवानों, 12 आम शहरियों और 4 बीएसएफ जवानों समेत कुल 30 लोग मारे गए। एक तहरीरी सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को छोड़कर दीगर किसी सूबे में सरहद पार फायरिंग की रिपोर्ट नहीं है। आपको बता दें कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच जम्मू कश्मीर में एलओसी बैनुल अक़वामी सरहद पर जंग बंदी का समझौता नवंबर 2003 में हुआ था। और मुठभेड़ के दौरान खातून की मौत के खिलाफ हुर्रियत लीडरान का बंद का असर श्रीनगर समेत कई अजला में देखने को मिला। हालात को देखते हुए सिक्योरिटी अफवाज ने चौकसी बढ़ा दी है। वाज़ेह हो कि सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजामात के साथ बनिहाल से बारामूला के बीच रेल सर्विस भी रोक दी गई है। आपको बता दें कि जनूबी कश्मीर के शोपियां में हुई मुठभेड़ में जैश के 2 मिलिटेंट मारे गए थे और 1 मिलिटेंट फरार बताया जा रहा था, जिसे लेकर सिक्योरिटी फोर्सेस ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया, जिसके दौरान लोग सड़कों पर आए और इलाके में तशद्दुद भड़क उठा, जिसमें मकामी लोगों ने सिक्योरिटी फोर्स पर जमकर पत्थरबाजी की। भीड़ पर काबू पाने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। जब हालात बेकाबू हो गए तब पुलिस को फायरिंग भी करनी पड़ी। इस दौरान क्रॉस फायरिंग में एक खातून की मौत हो गई थी, जबकि दर्जन भर से ज्यादा लोग जख्मी भी हो गए, जिसको देखते हुए हुर्रियत लीडरान ने बंद का ऐलान किया था। और शोपियां के बतमरान वनपोरा में हुई मुठभेड़ के दौरान एक खातून की मौत के खिलाफ जिले में बंद का असर देखने को मिला। मुठभेड़ में जैश के 2 मिलिटेंट भी मारे गए, जबकि तीसरा मिलिटेंट भागने में कामयाब रहा। वहीं हुर्रियत लीडरान ने भी कश्मीर बंद का ऐलान किया था। शोपियां में बंद के चलते दुकानों और कारोबारी इदारे बंद रहे, जबकि सड़कों से गाड़ियां भी नदारद दिखी और सिक्योरिटी अफवाज की चौकियां तैनात हैं और नाखुशगवार वाकया ना हो, इसे लेकर अलर्ट पर हैं। शोपिया में पीर के रोज सिक्योरिटी अफवाज और मिलिटेंटों के दरमियान तसादुम हुआ था। क्रॉस फायरिंग हुई थी, जिसके नतीजे में 2 मिलिटेंट मारे गए थे, जिसमें एक गैर मुल्की बताया जा रहा था और एक मकामी था जिसका नाम तनवीर था, और एक लापता था, एक फरार था जिसके खिलाफ सर्च ऑपरेशन जारी था। और इस तसादुम में एक खातून भी हलाक हो गई थी, जिसके बाद आज बंद का कॉल की थी हुर्रियत ने। और इस पर तमाम तफसीलात के साथ जुड़ रहे हैं हमारे श्रीनगर ब्यूरो चीफ सैयद तजम्मुल। पीर की रात सिक्योरिटी अफवाज ने यह हमला किया। सिक्योरिटी अफवाज
और मिलिटेंटों के दरमियान ये तसादुम हुआ, गोलीबारी हुई। इसमें एक आम खातून, एक आम शहरी कैसे जद में आ गई, कैसे उसको गोली लगी और उसकी मौत हुई? बिल्कुल अब्बास, देखिए हुर्रियत कॉन्फ्रेंस लीडरान की आज की हड़ताली कॉल की जो अपील की थी वो कई एक मामलात को लेकर था, जिसमें आपने तज़किरा किया शोपियान का। उससे पहले नतूसा हंदवाड़ा में एक और खातून, मिसरा नामी खातून क्रॉस फायरिंग में मारी गई, जहां उनके घर में इनकाउंटर चल रहा था। उसके बाद कुपवाड़ा में भी एक ड्राइवर जो है वो जाम बहक हुआ, जिसका बाद में फौज और पुलिस जरा ने बताया कि ये तीनों वाकयात जो हैं ये बदकिस्मती से पेश आए, लेकिन तीनों वाकयात को पुलिस और फौज ने क्रॉस फायरिंग का नाम देकर तहकीकात भी शुरू करा दी गई। कुपवाड़ा में भी आम शहरी की हिलाकत के बाद मजिस्ट्रियल इंक्वायरी हुई, लेकिन शोपियान में जो ताजा वारदात हुई जब इनकाउंटर चल रहा था, इस दौरान एहतजाजी मुजाहरे भी शुरू हुए और उसके बाद एक खातून, रुबैया नामी खातून ब्यूटी, जिसका तखल्लुस रखा गया था, वो भी उस जद में आई और जाम बहक हुई। इन सारे मामलों को लेकर तजम्मुल देखने को यह मिला है खबरों के मुताबिक, वहां से जो खबरें मौसूल होती हैं हम तक, कि जब सिक्योरिटी अफवाज और मिलिटेंटों के दरमियान जब तसादुम होता है, गोलीबारी होती है, क्रॉस फायरिंग होती है, तो उसमें आम लोग भी निकल कर आते हैं और मज़ाहमत करते हैं। तो ऐसे हालात क्यों पैदा होते हैं? बिल्कुल, ये कोई नया मामला नहीं है, बहुत पुराना मामला है, क्योंकि 1987 से लेकर 2017 तक हमने देखा, लेकिन गुज़श्ता एक बरस से हमने एक नया ट्रेंड देखा, जिसमें बिपिन रावत का बयान भी आया। उन्होंने कहा कि पथराव कर रहे जो लोग हैं, जब मिलिटेंटों और फौज के बीच में कहीं पर इनकाउंटर हो, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। उसके बाद हमने देखा कि इसी तरह के वाकयात न सिर्फ शोपियान, हंदवाड़ा और उसके बाद अजस, संभल, सोनावारी और बाकी इलाकों में भी देखने को मिले कि जहां पर इनकाउंटर हों, बेशतर वाकयात में हमने देखा कि नौजवानों की टोलियां सड़कों पर निकल आती, खवातीन उनका साथ देती हैं, जिसके बाद पथराव के कई एक वाकयात भी पेश आए। और यही ट्रेंड जो है ये रियासती पुलिस ने अपनाने की कोशिश की, जिस साइट पे इनकाउंटर चल रहा है उसके 1 या आधा किलोमीटर जो है वहां पर हिफाजती बंदोबस्त जो है मजीद सख्त किए जाए, लेकिन इसमें अभी तक कहीं पर हमने नहीं देखा कि कमी पेशी आई है, बल्कि वाकयात बरोज बरोज बढ़ते जा रहे हैं, जिसके चलते ताजा हिलाकत जो हुई शोपियान में, फौज ने बताया कि क्रॉस फायरिंग के बाद इस खातून को क्या नाम है अपनी जिंदगी की जंग जो है वो हार गई। लेकिन इस मामला को लेकर रियासती पुलिस ने भी अपना बयान जारी किया और आज की हड़ताली कॉल के बाद जाहिर है ये अफसोस की बात है तजम्मुल की, एक शहरी मिलिटेंटों के इस हमलों में, एक जो मिलिटेंट और सिक्योरिटी अफवाज के बीच जो तसादुम होता है उसमें शहरी मारे जाते हैं, जैसे पिछले दिनों एक ड्राइवर भी हलाक हुआ था। इसको देखते हुए हुर्रियत लीडरान ने और जो अलहदगी पसंद जमातें हैं, इन सब ने मिलकर वहां पर बंद की कॉल दी। मेरा सवाल यह है तजम्मुल कि जिस तरह से बंद में इतनी ताकत, इतने जराए, इतने वसाइल झोंके गए, खर्च किए गए, ताकतें लगाई गई, जहन लगाया गया, लोग तादाद के साथ सड़कों पर उतरे होंगे, बंद के लिए लोगों से कॉल की होगी, क्यों नहीं ये कोशिश की जाती समाजी सतह पर कि हमारे दरमियान समाज में मिलिटेंसी ना पैदा हो, मिलिटेंट ना पैदा हो, आम लोग महफूज रहें, जम्मू कश्मीर में खुशहाली हो, बहाली हो, तरक्की हो, जम्मू कश्मीर का आम शहरी सुकून से जिंदगी गुजारे। इसके लिए क्या कोशिशें हुर्रियत लीडरान, अलहदगी पसंद लीडरान अपने अवाम के लिए करते हैं? अब्बास सैयद साहब, ये जो हालात बने हुए हैं, सियासी लीडरान जो कि मेन स्ट्रीम में है, जो इलेक्टोरल प्रोसेस में यकीन रखते हैं, उनकी राय है कि 1987 में इंतखाबी धांधलियां जो कश्मीर में हुई, जब मफ नामी इस्लामी तंजीम जो थी वो इलेक्शन में मौजूद थी, उनके साथ ठीक ठाक नहीं हुआ उस वक्त जब इलेक्शन के नतीजे जाहिर किए गए। लेकिन उसके बाद हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लीडरान जो हैं वो ये दलाइल देते हैं कि उन्हें एहतजाज, हड़ताल के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जहां उनके अपने, जहां कश्मीर के आम लोग किसी जगह किसी वाकये में मारे गए हों, उन्हें वहां ताजियत पुरसी की इजाजत नहीं मिलती है, जिसके चलते वो हड़ताली कॉल की सियासत जो है अपना रहे हैं। लेकिन आम ताजर, आम मुफक्किर, आम मकतबा है फिक्र रखने वाला शख्स जो है वो हड़ताल के बारे में कई आराय रखते हैं। वो कहते हैं कि हड़ताल से हमारा अपना ही नुकसान होता है, इससे किसी का भला नहीं होता है। लेकिन मामला जो है, चूंकि सियासी लेवल पर जो हालात है, अभी तक किसी भी मेन स्ट्रीम लीडर ने इस पर राय जनी नहीं की और ना ही हुर्रियत को मशवरा दिया कि हुर्रियत हड़ताली सियासत के बजाय कोई दूसरा रास्ता अपनाए। बहुत बहुत शुक्रिया तजम्मुल, ये तमाम तफसीलात पर रोशनी डालने के लिए, हमसे बात करने के लिए।
और रुख करते हैं अगली खबर का। जम्मू में एनएचआरएम मुलाजमीन ने मुस्तकिल करने के मुतालबे को लेकर 72 घंटे के लिए एहतजाज शुरू कर दिया है। अपने मुतालबात को लेकर मुलाजमीन ने जबरदस्त एहतजाज और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। मुलाजमीन ने कहा कि मुस्तकिल करने के लिए 15 मई 2017 को हुकूमत की जानिब से 4 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई थी, जिसको 2 महीने में रिपोर्ट पेश करने को कहा गया, लेकिन अभी तक उस पर कोई इक़दामात नहीं किए गए। उनका कहना है कि हुकूमत हमारे मुतालबात को अनदेखा कर रही है, नजरअंदाज कर रही है। हमारी सभी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। हम आज स्ट्राइक इसलिए कर रहे हैं कि हमारे साथ गवर्नमेंट ने धोखा किया है। उन्होंने इससे पहले हमें यही बोला था, हमने इससे पहले मार्च में स्ट्राइक की थी, वहां पे हमें बताया गया कि आप कॉल ऑफ स्ट्राइक करो, आप लोगों के लिए हम 2 महीने का टाइम लेते हैं और आप लोगों की हम ड्राफ्ट पॉलिसी बनाएंगे। लेकिन टिल डेट 1 साल हो गया, कोई ड्राफ्ट पॉलिसी बनी ही नहीं है। जब हम अप्रोच करते हैं वहां पे सेक्रेटरीट में, वहां पे यही बोलता है कि आज करेंगे कल करेंगे, लेकिन जबकि बेसिक मेन है वो करते नहीं है। हमारी एक ही डिमांड है कि हमारी सर्विस को रेगुलराइज करो। और उधर भदरवा में भी कौमी हेल्थ मिशन के मुलाजमीन हड़ताल पर चले गए हैं, जिसकी वजह से अस्पतालों का कामकाज मुतासिर हुआ है। मरीज दर बदर भटकते देखे गए। हड़ताल पर गए मुलाजमीन एक काम के लिए एक सैलरी और नौकरी पक्की करने की मांग कर रहे हैं। एहतजाज कर रहे मुलाजमीन का कहना है कि ये कई सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार इनकी मांगों पर तवज्जो नहीं दे रही है। हमारे नुमाइंदे ने जब भदरवा के सीएमओ से बात की तो उन्होंने बताया कि इमरजेंसी आम दिनों की तरह ही काम कर रही है। रेगुलर डॉक्टर्स और हेल्थ मुलाजमीन से हालात को काबू में करने की कोशिश की जा रही है, गुजारिश की जा रही है। हमारा जो है इस वक्त जो है बेसिकली इमरजेंसी जो है वो सफ़र हो रहा था, इसलिए हमने जो है जो ओपीडी साइड से हमारे कुछ स्पेशलिस्ट थे उनको हमने जो है रोस्टर पे डाल के जो है इमरजेंसी जो है वो सर्विस जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ओपीडी सर्विस जो है थोड़ी सी इफेक्ट हो गई इससे हमारी, तो अदरवाइज जो है बेसिकली ऐसे तो फंक्शनल है, पूरा सिस्टम जो है इंटैक्ट है। बट ये है कि भाई दुश्वारियाँ थोड़ी सी हैं हमारे लिए भी और पब्लिक के लिए भी। जो और डोडा में भी नेशनल हेल्थ रूरल मिशन के कॉन्ट्रैक्चुअल मुलाजमीन ने अपनी मांगों को लेकर जमकर एहतजाज किया। ऑल जम्मू एंड कश्मीर एनएचआरएम एम्प्लॉइज एसोसिएशन के बैनर तले एहतजाज करने वाले मुलाजमीन अपनी नौकरी पक्की किए जाने और सैलरी बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। जो मैं नेशनल हेल्थ मिशन जो है स्कीम 2006 में लॉन्च हुई और हेल्थ डिपार्टमेंट में हम काम कर रहे हैं पिछले 10-11 साल से, जिसमें डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक्स है, मैनेजमेंट स्टाफ है। और पिछली रिजाइम्स हो या करंट रिजाइम्स हो, हमने हर बार उनसे ये मुतालबा किया है कि कम से कम हमारी जो हमने सर्विसेज स्टेट गवर्नमेंट को दी है उसके एवज में हमारी सर्विसेज को रेगुलर किया जाए। सूबाई सतह पर स्ट्राइक कर रहे हैं और फिलहाल ये 72 घंटे की काल है, और अगर 72 घंटे के अंदर भी हमारी डिमांड्स को की सुनवाई नहीं होती है तो ये स्ट्राइक जो है एक्सटेंड हो सकती है। और इस खबर पर मजीद तफसीलात के साथ जुड़ रहे हैं हमारे जम्मू के प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट राजन वैद। राजन, 72 घंटों की ये हड़ताल है, एनएचआरएम के मुलाजमीन, रियासत भर के मुलाजमीन हड़ताल पर चले गए। ऐसे में जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं, मेडिकल इंतजामिया है, वो तो दरहम बरहम हो जाएगा। जी बिल्कुल, आपने सही बात कही कि जो ये एनएचआरएम जो ये एम्प्लॉइज हैं, यही जो अस्पतालों के अंदर कामकाज देखते हैं। खासकर जो इनकी तैनाती हुई है, ये दूर दराज के इलाकों में भी काम करते हैं, पहाड़ी इलाकों में। तो इस तरह से अगर ये स्ट्राइक पे गए हैं तो उससे जो अस्पतालों का कामकाज है वो ठप होगा। लेकिन जो इनकी मांगे हैं ये काफी देर से हैं, ये काफी देर से जो है अपनी जद्दोजहद में लगे हुए हैं कि सरकारों ने भी इनको कई बार ये मुतमईन किया कि इनकी जो मांगे हैं वो मान ली जाएंगी, लेकिन आज तक जो है इनके जो मसले हैं वो ज्यों के त्यों हैं। जो ये अपना नौकरी पक्की करने के लिए जो है ये सरकार पे दबाव डालने के लिए इन्होंने ये जो स्ट्राइक कॉल दी है, उससे जो अस्पतालों का काम तो जरूर इससे इफेक्ट होगा, लेकिन कहीं ना कहीं इनका ये कहना है कि जो हम अपनी मांगों को लेकर काफी देर से सरकार के साथ सामने इस तरह पे जो प्रोटेस्ट किया है, लेकिन उनकी सुनवाई अभी तक नहीं हो पाई है। ठीक राजन, ये जो वादे किए गए थे, जैसा कि मई में 4 रुकनी कमेटी बनाई गई थी और 2 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया था इस कमेटी, उसका क्या प्रोग्रेस है? वो रिपोर्ट कहां तक पहुंची? उस कमेटी ने अभी तक इनकी मांगों पर क्या क्या काम किया है?
जी अभी तक उस कमेटी पे कुछ खास काम नहीं हो पाया है। हालांकि इनसे वादा ये किया गया था कि जब इन्होंने पिछली बार इस तरह से जम्मू में काफी देर प्रोटेस्ट किया, इन्होंने काफी दिनों तक ये बैठे रहे, यहाँ पे हंगर स्ट्राइक भी किया, उसके बाद इनसे वादा किया गया था कि जो इनकी मांगे हैं वो मान ली जाएंगी, जिसके बाद इन्होंने अपनी जो स्ट्राइक थी उस वक्त खत्म कर दी थी। लेकिन आज भी जो है इनको मजबूर होना पड़ा है सड़कों पे आने को, क्योंकि अभी तक उनकी जो मांगे थी वो अभी उस पर कुछ कार्रवाई होती दिखी नहीं है, जिससे ये मायूस है। इनका कहना है कि जिस तरह से इस वक्त महंगाई है और उनसे जो उनका घर काज के लिए जो उनको पैसे चाहिए वो बहुत, यहाँ सैलरी जो है वो बहुत कम है। जिस तरह से बाहरी राज्यों के अंदर जिस तरह से एनआरएच एम्प्लॉइज को अच्छा पक्का भी किया गया है कि कुछ राज्य में, इस राज्य में क्यों नहीं किया गया है, तो वो इस बात को लेकर इनमें गुस्सा है। और इनका कहना है कि अगर राजन, एक आखिरी सवाल यह है कि रियासत के तमाम महकमों का यही हाल है, तमाम महकमों से इसी तरह की खबरें आती हैं, तो ये जो आर्जी मुलाजमीन है, सरकार इनकी परेशानियों पर तवज्जो देगी, इनकी परेशानियां हल होंगी, या ये मुलाजमीन इसी तरह से काम करने के बजाय सड़कों पर, चौराहों पर एहतजाज करके अपनी जिंदगी गुजार देंगे? जी देखिए, मैं आपको बताऊं कि सरकार ने अभी कदम उठाए हैं। 60,000 जो डेली वेजेस अलग अलग सरकारी विभागों में काम करते थे उनको पक्का करने की अभी कवायद शुरू हो चुकी है। लेकिन जो एनआरएचएम एम्प्लॉइज है, मैं आपको बता दूं, ये नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के तहत इनकी तैनाती हुई थी। इनको पक्का करने का अभी सरकार के पास यहाँ स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई मसौदा नहीं है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने जिस तरह से दूर दराज के इलाकों में, रूरल इलाकों में इनकी तैनाती की गई थी, ताकि वहाँ पे जो है स्टाफ की कमी होती है और ज्यादा से ज्यादा डॉक्टरों को भर्ती करना वहाँ मुमकिन नहीं हो पाता है, तो इनकी तैनाती की गई थी कि यहाँ ये कंसोलिडेटेड जो है पे के ऊपर इनकी तैनाती हुई थी। लेकिन इनका अभी तक कुछ मसौदा नहीं है कि इनको पक्का किया जाएगा, क्योंकि इसके लिए मरकजी सरकार को भी पैसा अगर पक्का करना है तो सरकार को देना होगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए राजन। और रुख करते हैं अगली खबर का। जम्मू कश्मीर में कौमी हेल्थ मिशन के मुलाजमीन श्रीनगर में भी 72 घंटे की हड़ताल पर चले गए हैं। कौमी हेल्थ मिशन में शामिल कई स्कीमों से जुड़े सैकड़ों मुलाजमीन ने श्रीनगर के चानापोरा में एहतजाज किया। ये लोग अपनी मुलाजमत को पक्का करने और दीगर सहूलियात के लिए मुजाहरा कर रहे हैं। इनका कहना है कि हुकूमत इनके साथ सौतेला बर्ताव कर रही है। हालांकि रियासती हुकूमत ने कौमी हेल्थ मिशन के मुलाजमीन की परेशानी को देखते हुए 4 रुकनी कमेटी तश्कील दी थी। इस कमेटी को मई 2017 में अपनी रिपोर्ट देनी थी, लेकिन 8 महीने गुजर जाने के बाद भी अब तक कोई रिपोर्ट नहीं आई है। मुजाहिरीन का कहना है कि अगर हुकूमत इनकी मांगों पर जल्द तवज्जो नहीं देती तो वो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हड़ताल पर चले जाएंगे। सरकार ने हमारी डिमांड्स को लेकर कमेटी फ्रेम की थी मार्च 2017 में, जब स्ट्राइक 15 दिनों की चली थी। उस कमेटी को एग्जामिन करने की डिमांड्स क्या है, शायद उन्होंने डिमांड्स को एग्जामिन किया है। 2 महीने उनको टाइम दिया गया था, मगर 9 महीने होने के 9 महीने में शायद रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। डिपार्टमेंट में रिपोर्ट है। हम सरकार से पूछना चाहते हैं, अगर एलीट क्लास सड़कों पे आए तो आम लोगों की हम बात नहीं कर सकते हैं। सरकार एक पॉलिसी फ्रेम करे। अगर सरकार ये पॉलिसी फ्रेम करने में नाकाम रहती है तो हम इस 72 घंटे के प्रोग्राम को आगे भी ले जा सकते हैं। और बांदीपोरा में नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के मुलाजमीन ने डीसी ऑफिस के बाहर एहतजाज किया और जिला अस्पताल से डीसी ऑफिस तक एक रैली भी निकाली। आपको बता दें कि मुलाजमीन रेगुलर पॉलिसी को लेकर एहतजाज कर रहे हैं और उनका मुतालबा है कि जो भी पॉलिसी पेंडिंग है उन्हें वक्त पर मुकम्मल किया जाए। साथ ही बराबर काम और बराबर तनख्वाह के मुद्दे को भी उठाया। साथ ही उन्होंने डीसी को एक मेमोरेंडम भी पेश किया। ये मुलाजमीन 72 घंटे की हड़ताल पर है। NHRM के ये मुलाजमीन हैं जो अपनी तकर्री को मुस्तकिल किए जाने के लिए एहतजाज कर रहे हैं, सड़कों पर उतर आए हैं। इनसे वादा किया गया था, इनकी परेशानियों को हल करने के लिए 4 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई थी, जिसको मई में तश्कील दिया गया था और 2 महीने में रिपोर्ट पेश करने को कहा गया था, लेकिन अभी तक मसले का हल नहीं हुआ है, जिसको लेकर ये लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। ये NHRM के मुलाजमीन हैं। अस्पतालों में, तिब्बी सहूलियात में ये अपनी खिदमत अंजाम देते हैं। कितनी शर्म की बात है कि जो मुलाजमीन लोगों की खिदमत करते हैं, आज वो अपनी मांगों को लेकर, जायज़ मांगों को लेकर सड़कों पर नजर आ रहे हैं, मुतालबात कर रहे हैं, परचम लेकर, बैनर लेकर अलग अलग तरह से एहतजाज कर रहे हैं। पूरी रियासत में इस तरह से एहतजाज हो रहा है। और इस पर मजीद तफसीलात के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं श्रीनगर से हमारे ब्यूरो चीफ सैयद तजम्मुल। 72 घंटों का ये बंद है, ये एहतजाज है, ये कॉल है। तिब्बी सहूलियात पर इसका कैसा असर पड़ेगा और जो रियासत के
मुलाजमीन हैं उनको भी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और साथ ही साथ एक सवाल ये भी कि क्या इस 72 घंटे की हड़ताल का कोई नतीजा आपको निकलता दिख रहा है? देखिए अब्बास, ये जो कौमी देही तरक्की जो एक स्कीम है मरकजी सरकार की तरफ से, इसका इतलाक जम्मू कश्मीर में भी दूसरी रियासतों की तरह राइज है, लेकिन बदकिस्मती से सरकारी सतह पर या मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जो लगातार अहकाम जारी किए हैं उनमें कई एक सख्तियां हैं इस महकमे को, जिसमें ट्रांसफर का सबसे बड़ा पॉलिसी है कि कोई भी एनआरएचएम जो है, चाहे वो मर्द हो खवातीन हो, वो एक दूसरी जगह उनका जो ट्रांसफर है वो मुश्किल ही लग रहा है सरकारी सतह पर। इसके अलावा इनके जो वेज है बहुत कम है, और डॉक्टरों की अगर हम इनकी डिग्रियां देखें, नीम तिबी अमले की डिग्रियां देखें या डॉक्टरों की डिग्रियां देखें तो उनके कोई मुखालफत नहीं करते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से एक पॉलिसी फ्रेम होने जा रही है कि जो मार्च के अवाइल में राइज होगा, जिसमें इनके लिए ट्रांसफर पॉलिसी पर भी काम चल रहा है, जबकि जो कि फाइनेंस कमीशन को गया है। उसके बाद इनका जो सरकारी सतह पर काम करने के जो हुकूक इनके पास बराबर नहीं है, काम पूरा करने के बावजूद भी, उस पर भी मार्च अप्रैल में कोई न कोई पॉलिसी बनने जा रही है, जिसके लिए मरकजी सरकार की तरफ से रियाद सरकार के साथ जो इकदाम उठाए गए हैं उस पर वर्कआउट सरकारी जराये के मुताबिक चल रहे हैं। लेकिन 72 घंटों की जो लगातार इनकी हड़ताल रही है पहली बार नहीं है, बल्कि हर बदलते मौसम के साथ जब दरबार मुंह की मुंतकली जम्मू होती है, उसके बाद अप्रैल के अवाइल में श्रीनगर में होगी, तो इनका एहतजाज सड़कों पर भी दौड़ता नजर आता है। लेकिन अभी तक जी बिल्कुल तजम्मुल तो वाकई इसके हल निकलते नजर नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तजम्मुल हमसे बात करने के लिए और तमाम तफसीलात पर रोशनी डालने के लिए। हमारी बेबसी शहरों की दीवारों पे चिपकी है, हमें ढूंढेगी कल दुनिया पुराने इश्तिहारों में। यहां वक्त हो गया एक मुख्तसर से वक्फे का, लेकिन वक्फे के बाद भी कश्मीर एक्सप्रेस जारी रहेगा। वक्फे के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। जम्मू में गैर कानूनी कब्जे को लेकर हुकूमत मुहिम चला रही है और जमीनों को वापस ले रही है। इस पर पैंथर्स पार्टी के सदर हर्षदेव सिंह ने जेडीए और लीडरान पर गरीबों को सताने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि जो गरीब लोग हुकूमत की जमीनों पर 15-20 सालों से रह रहे थे उनको खाली करने के लिए कहा जा रहा है। हर्षदेव सिंह ने कहा कि ये लोग कहां जाएंगे, इन्हें जमीन मुहैया कराई जाए। साथ ही उन्होंने लीडरान पर निशाना साधते हुए कहा कि हुकूमत के खुद के लीडरान ही सबसे ज्यादा जमीनें हड़पे हुए हैं, जिनमें बड़े बड़े जम्मू कश्मीर के अफसरान हैं। साथ ही उन्होंने हुकूमत के वजीरों और अराकीन असेंबली पर भी जमीन हड़पने का इल्जाम लगाया। इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता, बल्कि गरीबों पर जुल्म किया जा रहा है और यह हुकूमत गलत कर रही है। हुकूमत को गैर कानूनी कब्जे हटाने का काम ऊपर से शुरू करना चाहिए, नीचे से नहीं। साथ ही कहा कि अगर सरकार को कानून बनाना ही है तो बराबर का बनाना चाहिए। एनक्रोचमेंट जो है, चाहे वो सरकारी जमीन पे है चाहे वो फॉरेस्ट जमीन पे है, वो सरासर गलत है। शुरुआत जो है एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव की जो है वो ऊपर से होनी चाहिए, बड़े अधिकारियों से होनी चाहिए जिन्होंने जमीनें दबाई हुई हैं सरकार की करोड़ों और अरबों रुपए की। उसके बाद जो गरीब आदमी का झोंपड़ा जो है वो उठाया जाए, वरना ये एक बहुत गलत पैगाम जो है वो रियासत के अंदर जा रहा है। जम्मू कश्मीर सरकार ने जम्मू में 7 मुलाजमीन को ड्यूटी से बरतरफ करने के इल्जाम में मुअत्तल कर दिया। ड्यूटी से नदारत रहने के इल्जाम में मुअत्तल कर दिया। जराये के मुताबिक वजीर कानून अब्दुल हक ने कल उर्दू डायरेक्टरेट का अचानक दौरा किया था। जांच के दौरान 7 मुलाजिम ड्यूटी से गायब पाए गए थे, जिसके बाद वजीर कानून ने इन सभी अफसरान को सस्पेंड करने का हुक्म दिया। सरकारी तर्जुमान ने बताया कि उन्होंने उर्दू डायरेक्टरेट को कानून और पार्लियामानी उमूर मामलों की वजारत के साथ जोड़ने का भी हुक्म दिया। उन्होंने उर्दू डायरेक्टरेट के जरिए किए जा रहे तर्जुमे के काम का भी जायजा लिया और अफसरान के जरिए किसी भी तरह की लापरवाही बरते जाने पर उन्हें सख्त कार्रवाई का इंतबाह भी किया। उधर नॉर्थ कश्मीर में पिछले दिनों तेज बर्फबारी के चलते लापता हुए एक जवान की लाश 10वें दिन बरामद की गई, जिसकी पहचान सिपाही मूर्ति एन के तौर पर हुई है। आपको बता दें कि 11 दिसंबर 2017 को नॉर्थ कश्मीर के नौगाम सेक्टर में पेट्रोलिंग के दौरान 2 जवान तेज बर्फबारी के चलते लापता हो गए थे, जिसमें से एक की लाश बरामद की गई तो दूसरे लापता जवान की तलाश जारी है। इससे पहले 3 और लापता जवानों की लाशें गुरेज सेक्टर से बरामद की गई थीं।
और जम्मू के दून स्कूल ने जोरावर सिंह ऑडिटोरियम में एक सालाना तकरीब का एहतमाम किया, जिसमें जम्मू कश्मीर के वजीर तालीम अल्ताफ बुखारी मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद रहे। इस मौके पर स्कूल इंतजामिया के साथ तलबा और तलबा के वालिदैन ने भी हिस्सा लिया। तकरीब में तलबा ने सकाफती प्रोग्राम किए। इस मौके पर वजीर तालीम अल्ताफ बुखारी ने स्कूल इंतजामिया की तारीफ की और उम्मीद जताई कि तलबा आगे जाकर मुल्क और रियासत के मुस्तकबिल में अपना ताउन करेंगे। जम्मू कश्मीर असेंबली के स्पीकर कविंद्र गुप्ता ने जम्मू के राजीव नगर का दौरा किया और मकामी लोगों की परेशानियों को सुना। आपको बता दें कि स्पीकर कविंद्र गुप्ता ने अपने इंतखाबी इलाके का दौरा किया और वहां हो रहे तरक्याती कामों का जायजा लिया। साथ ही मकामी लोगों से बात की। लोगों ने स्पीकर कविंद्र गुप्ता को अपनी बुनियादी परेशानियों से रूबरू कराया। आम लोगों की तमाम परेशानियों को सुनने के बाद लोगों को यकीन दिलाया कि जल्द ही उनकी परेशानियों को दूर किया जाएगा। और शोपिया में आज जिला तरक्याती अफसर ने सर्दियों की आमद के मद्देनजर एक जायजा मीटिंग लिया, जिसमें ठंड के लिए एक्शन प्लान पर तबादले ख्याल किया गया। इस मीटिंग में तमाम महकमे के अफसर शामिल हुए। जिला तरक्याती अफसर मोहम्मद एजाज ने तमाम महकमों से तैयार रहने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि सर्दियों में सड़कों पर बर्फ हटाने के काम में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। इसके लिए अरहामा शोपिया में कंट्रोल रूम भी बनाए गए हैं। तरक्याती अफसर ने जिले के तमाम मेडिकल सेंटर्स को भी तैयार रहने की हिदायत दी है और दवाओं के स्टॉक की तरफ भी तवज्जो दिलाई। आपको बता दें कि सर्दियों में कश्मीर में बर्फ की सफेद चादर बिछ जाती है, जिसकी वजह से लोगों के आमदोरफ्त और सेहत पर बुरा असर पड़ता है। उधर पुंछ के डाक बंगला में एनएसयूआई ने एक रोजा कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया, जिसका मकसद कारकुनान के साथ रियासत के तीनों इलाकों में पार्टी के मुस्तकबिल पर चर्चा थी। इस मौके पर पीसीसी के जनरल सेक्रेटरी शहनवाज चौधरी मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद रहे। शहनवाज चौधरी ने कहा कि कांग्रेस नौजवानों और तलबा के हक के लिए राहुल गांधी की क़यादत में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के पार्टी का सदर बनने से नौजवानों को आगे आने का मौका मिलेगा। कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने आए एनएसयूआई के कौमी जनरल सेक्रेटरी उदय चिब, कौमी सेक्रेटरी विशाल चौधरी, यूथ कांग्रेस जेके के रियासती सेक्रेटरी शादाब खान समेत दीगर एनएसयूआई के कारकुनान मौजूद रहे। आज कांग्रेस पार्टी को, देश को जो है एक युवा नेतृत्व मिला है, नौजवान चेहरा मिला है। ये सबसे बड़ा राहुल गांधी जी के आने का जो है सबसे फायदा अगर कांग्रेस पार्टी में ही होगा, युवा चेहरों का होगा। आप सब सुनते आए हो कि हिंदुस्तान की राजनीति में, चाहे जम्मू कश्मीर रियासत की राजनीति की बात कर लीजिए, सिर्फ उन लोगों को मौका मिलता था जो राजनीतिक पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हों, किसी बड़े नेता के बेटे हों या किसी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के बेटे हों। आम युवा जो है उसको कभी भी मौका नहीं मिलता था। ये राहुल गांधी जी की इस देश को देन है। उन्होंने इंटरनल डेमोक्रेसी लाया पार्टी में। और अब बात जम्मू रेलवे स्टेशन के बाहर बस स्टैंड इलाके की, जहां फैली गंदगी और टूटी सड़कें मुसाफिरों और मुकामी लोगों की परेशानी का सबब बनी हुई हैं। माता वैष्णो देवी जाने वाले जायरीन समेत हजारों मुसाफिर यहां आते हैं, लेकिन उन्हें तरह तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसके चलते जम्मू की तस्वीर धूमिल हो रही है। नजारा जम्मू रेलवे स्टेशन के बाहर बस स्टैंड इलाके का है, जहां हर रोज माता वैष्णो देवी के तीर्थ यात्रियों समेत हजारों मुसाफिरों का आना जाना लगा रहता है। लेकिन बस स्टैंड इलाके में फैली गंदगी, कूड़े करकट से आने वाली बदबू और टूटी सड़कें यहां की बदहाली को बयां करने के लिए काफी हैं। बाहर से आने वाले मुसाफिर जम्मू रेलवे स्टेशन और उसके आसपास की जो तस्वीर अपने जहन में लाते हैं, वैसा ना पाकर मायूस होते हैं। मुसाफिरों की माने तो बस स्टैंड पर सरकार की तरफ से जरूरी सहूलियात की अनदेखी की गई है। वैष्णो देवी दर्शन करने माता जी का, जो कि यहाँ आने के बाद यहाँ बस की, रोडवेज की बहुत ही प्रॉब्लम है और सारी प्राइवेट रोडवेज सरकार की तरफ से कोई जम्मू कश्मीर सरकार ने व्यवस्था नहीं कर रखी है। ना कोई होटल रेस्टोरेंट है गवर्नमेंट की तरफ से कि यात्रियों को किसी प्रकार की सुविधा हो। सारे प्राइवेट है, शौचालय भी बहुत अच्छा नहीं है। मुकामी दुकानदार और ट्रेवल एजेंट्स भी बस स्टैंड के आसपास सफाई, उबड़ खाबड़ सड़कों को ठीक करने की मांग करते रहते हैं। कई बार मुताल्लिक महकमे के अफसरान से राब्ता कायम कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। सरकार को चाहिए कम से कम ये जम्मू जो है एक इंटरनेशनल कह सकते हैं हम, नेशनल या इंटरनेशनल कह सकते हैं। माता के यहाँ पे हजारों लाखों यात्री आते हैं हर साल, तो
तो उसको देखते हुए ध्यान में देखें, कम से कम उसकी लोकेशन जो है अच्छी तरीके से कम इसको पेश करनी चाहिए। हमारी जो है जम्मू कश्मीर की तस्वीर अच्छे लोगों के ऐसा मैसेज जाए। हम चाहते हैं सरकार से कम इस प्लेटफार्म से लेके जहाँ तक जो है पूरा सफाई अभियान हो और रोड अच्छी तरह बना हो। यहाँ पे इतनी गंदगी है हद से ज़्यादा, बाहर से यात्रु जो भी आता ना वो हर परेशान है। वो जब वो भी जो जाता बाहर वो बोलता है कि जहाँ पे इतनी गंदगी है जे वो की पार्किंग ले लेते हैं, इतनी गाड़ियाँ लगा देते हैं, 4-4 गाड़ियों की पार्किंग है, तो इतना कौन सा करेगा कोई हो। सरकार जम्मू कश्मीर के टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए जरूरी कदम उठाने के दावे करती है, लेकिन जम्मू रेलवे स्टेशन के बाहर बस स्टैंड की खराब हालत ने सरकार के दावों की पोल खोल दी है। ऐसे ही हालात रहे तो बाहर से आने वाले माता वैष्णो देवी के तीर्थ यात्रियों और दूसरे टूरिस्ट की नजर में जम्मू की तस्वीर धूमिल हो जाएगी। जी सलाम के लिए जम्मू से राजन वैद की रिपोर्ट। और यहाँ वक्त हो गया एक और मुख्तसर से वक्फे का, लेकिन वक्फे के बाद भी कश्मीर एक्सप्रेस जारी रहेगा। वक्फे के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है कश्मीर एक्सप्रेस में। कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के इम्तिहानात में मुजफ्फर अहमद ने भी कामयाबी हासिल की है। अनंतनाग के दूर दराज इलाके बीमर नरसर में गरीब घर से ताल्लुक रखने वाले नौजवान मुजफ्फर अहमद को मिली कामयाबी की खबर से इलाकाई लोगों में खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लोग उनके घर मुबारकबाद देने पहुंचने लगे। मुजफ्फर अहमद का इलाका बिजली, पानी और दूसरी बुनियादी सहूलियात से महरूम रहा है। मुजफ्फर का मानना है कि सरकार अगर उनके इलाके में तालीम पर ध्यान दे तो कई और नौजवान भी अपना नाम रोशन करेंगे। मकामी लोग मुजफ्फर अहमद की कामयाबी से अपने इलाके में तरक्की की उम्मीद जता रहे हैं। मेरा नाम मुजफ्फर अहमद मलिक है। मैं ब्रिमर का रहने वाला, ये गांव है तहसील शांगत में। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि एस क्वालिफाई करने के बाद बहुत ज़्यादा मैं खुशी हुई। आई कांट एक्सप्रेस माय इनर फीलिंग्स दिस टाइम। पेरेंट्स और मेरी सिस्टर्स का सपोर्ट नहीं होता तो मेरे लिए ये नामुमकिन था। उनके सपोर्ट के बगैर ये नामुमकिन था। बहुत ज़्यादा सपोर्ट एंड आई एम रियली थैंकफुल टू माई फैमिली, टू माई सिस्टर्स and to all the people of my area, of my village, who were very excited after hearing in this news that I have qualified Kashmir Administrative Services examination. यास्मीना है, मैं मुजफ्फर अहमद की बहन हूँ। हमें बहुत खुशी हुई है, जैसा कि हमने पहली बार इतने खुश हुए हैं कि हमें यकीन नहीं हुआ कि इतनी खुशी हमें नसीब हुई है। हम अपने भैया का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें इतनी बड़ी खुशी दी है। अपने पेरेंट्स को, अपने रिलेटिव्स को इतना बड़ा खुश किया है और हम हमारे इलाके की शान है। ये जो हमारा जो गरीब इलाका है, हमारा गाँव है, इनकी मदद करें। जब हमने ये सुना है कि हमारा ये जो हमसाया है उसने क्वालिफाई किया है केएस, तो हम बहुत खुश हुए हैं क्योंकि ये मेरा टीचर भी रहा है। एक्चुअली ही वाज माय टीचर एंड ही इज़ आल्सो ए हार्ड वर्कर। वो बहुत ज़्यादा पढ़ते थे, बचपन से ही उसको बहुत पढ़ाई का शौक़ था। इसलिए हम बहुत खुश हुए हैं कि हमारे गांव में भी, इस गरीब गांव में भी कोई ऐसा बंदा केएस क्वालिफाई कर गया है। और पैंथर्स पार्टी ने नंबरदारों की तकर्रुरी और तालीमी लियाकत और उम्र की हद तय करने की मुखालिफत की है। कठुआ जिला हेडक्वार्टर में पैंथर्स पार्टी ने नंबरदारों के साथ मीटिंग की और रियासती हुकूमत के इस फैसले के खिलाफ एहतजाज किया। पैंथर्स पार्टी के रियासती सदर बलवंत सिंह मनकोटिया ने इसकी मुखालिफत करते हुए तहरीक की धमकी दी। उन्होंने कहा कि पैंथर्स पार्टी सरकार के फरमान की मुखालिफत में कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएगी। मीडिया से बात करते हुए बलवंत सिंह ने कहा कि सिर्फ नंबरदारों के लिए नहीं बल्कि एमएलए और वुज़रा के लिए भी तालीमी लियाकत और उम्र की हद तय होनी चाहिए। उधर गांधरबल में पीएचई इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल मिनिस्टर श्याम लाल चौधरी ने वाटर सप्लाई स्कीम ग्राडपोर बेन हामा का इफ्तिताह किया। 2 करोड़ 74 लाख की लागत से बनने वाली इस वाटर सप्लाई स्कीम के तहत 5 बस्तियों को पीने का पानी सप्लाई किया जाएगा, जिसमें ग्राडपोरा, मलिकपुरा, बाईपास, मोहल्ला, बघई जमान
और बैनहामा शामिल है। इस मौके पर मिनिस्टर श्यामलाल चौधरी ने इजलास को खिताब किया और कहा कि रियासत में हर जगह कोने कोने में पीने के लायक पानी मुहैया कराना सरकार का कमिटमेंट है। खासतौर से दूर दराज और पहाड़ी इलाकों में पानी की सप्लाई को बेहतर किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि मौजूदा इत्तेहादी सरकार ने पीएचई सेक्टर को बहुत तरजीह दी है। इस मौके पर लोगों ने अपनी परेशानियों को बताया, जिन्हें हल करने के लिए मुतल्लिका अफसरान को हिदायतें दी गईं। जम्मू में CISR की जानिब से दरख्तों को महफूज रखने के लिए एक प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम का मकसद दरख्तों को महफूज रखने के साथ पहाड़ों में पाए जाने वाले दरख्तों से कैसे खुशबू बनाए जाए रहा, उनसे कैसे कारोबार में इजाफा किया जाए, इसके बारे में जानकारी फराहम की गई, जिसमें मुल्क भर और रियासत के कई साइंसदानों ने हिस्सा लिया। आपको बता दें कि जम्मू में चीड़ के पेड़ काफी तादाद में पाए जाते हैं। इसी के तहत आज ट्री टॉक का एहतमाम किया गया, क्योंकि जम्मू में चीड़ के पेड़ से मिलने वाली खुशबू की कीमत बैरूनी बाजारों में काफी ज्यादा है। प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी जम्मू कश्मीर के चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर सुरेश चंद्रा पहुंचे, जिन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर का ज्यादातर पहाड़ी इलाका जहां फसलों की पैदावार कम होती है, 10 ऐसी फसलें यहां पैदा होती हैं, जिससे किसानों की आमदनी में 3 से 4% का बढ़ावा हुआ है। वजीर आजम का भी ख्वाब है कि किसानों की आमदनी बढ़े, किसान खुशहाल हो जाएं तो मुल्क खुशहाल होगा। पर्टिकुलरली जो JNK का टोपोग्राफी है, हिली रीजन ज़्यादा है, जहाँ बहुत सारी चीज़ें कम होती हैं, वहाँ के लिए रोमा मिशन बिल्कुल फिट बैठता है। बहुत सारी क्रॉप्स है, लेवेंडर है, रोजमेरी है, जेरेनियम है, 10 क्रॉप हम लोगों ने ट्रेजिटस है आइडेंटिफाई किया गया है, जिनसे कम जो किसानों की आमदनी है कम से कम 3 से 4 गुना बढ़ेगी। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का विजन है, मिशन है कि कम से कम। और आज जी नेटवर्क के नए चैनल जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का आगाज हो रहा है। लखनऊ के विवांता ताज में मुनक्किद शानदार तकरीब में जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड न्यूज चैनल की लॉन्चिंग है। इसमें यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत समेत कई वजीर और जानी मानी हस्तियां शामिल हो रही हैं। तकरीब में राज्यसभा रुकन डॉक्टर सुभाष चंद्रा भी मौजूद हैं। इसी नए चैनल की औपचारिक शुरुआत है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड देश के ये 2 अहम राज्य हैं। उत्तर प्रदेश जो देश की सियासत का रुख तय करता है और उत्तराखंड जो देश की संस्कृति का एक आईना है। और हमारा ये नया चैनल जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड इन दोनों ही राज्यों की नब्ज को समझने के लिए जनता के सरोकारों, उनके मुद्दों और खबरों की जन जन तक पहुंचाने की कोशिश करेगा। हमारा मकसद यहाँ पर होगा, हर बात आपकी होगी, हर खबर भी आपकी होगी और आप खबर में रहिए। यही हम कह रहे हैं जी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के इस नए चैनल के साथ। हमारे मुख्य अतिथि माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हमारे बीच हैं, साथ ही साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी भी हमारे साथ हैं। आप दोनों को मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी और राज्यसभा सांसद सुभाष चंद्रा जी को भी स्टेज पर बुलाऊंगी और उनसे निवेदन करूंगी कि आप दोनों ही मेहमानों को फेलिसिटेट कीजिए।
और अब इस कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत के लिए हम दीप प्रज्वलन के लिए आमंत्रित करेंगे। यहाँ अमर सिंह जी को मंच पर बुलाना चाहूंगी। चिंता मालवीय जी को भी मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी। विवेक तनखा जी भी हमारे बीच है। आपसे भी मेरा अनुरोध है कि आप लोग मंच पर आइए। और कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत हम यहाँ पर दीप प्रज्वलन के साथ यहाँ पर कर रहे हैं। योगी जी, रावत जी और साथ ही साथ सुभाष जी, आप तीनों को मैं फिलहाल अभी मंच पर ही रुकने के लिए कहूंगी। और अब हम आपके सामने लाने जा रहे हैं चैनल का लोगो। और मैं अतिथिगण से यहाँ पर निवेदन करती हूँ कि वो चैनल लोगो को यहाँ पर अनवेल करें। क्रांति की, शांति की, गायक की, महानायक की, अदब की, अदा की, योग की, योगी की, सिंह की, शुक्ला की, मिश्रा की, मौर्य की, राम की, रहमत की, शालिनी की, सलमा की, ताज की, रिवाज की, अर्पण की, तर्पण की, नदी की, नाद की, हर बात आपकी, हर खबर आपकी। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, तो खबर आपकी। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, जो आपकी बात, आपकी खबर रखेगा दुनिया के सामने, जनता के सामने। रावत जी, आज आपका जन्मदिन है। सबसे पहले तो आपको ढेरों शुभकामनाएं सर। आप समय निकालकर हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बने हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपको दोबारा मंच पर बुलाएंगे, बहुत सारी बात आपसे करेंगे। योगी जी, आपसे मेरा निवेदन है कि आप फिलहाल मंच पर रहें। आपको सुनना चाहेंगे अभी जो तमाम लोग यहाँ पर हैं। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगा उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी का और तमाम गणमान्य अतिथि जो यहाँ पर हमारे आए हैं, योगी सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर्स, उनके मिनिस्टर्स और जो उत्तराखंड से मेहमान आए हैं और तमाम वो गणमान्य अतिथि। और सबसे पहले मैं ये कह दूं कि एक ऐसी शख्सियत जिसने टीवी इंडस्ट्री को
एक नई दिशा दी, एक नई पहचान दी। डॉक्टर सुभाष चंद्रा राज्यसभा सांसद, और हम जैसे हजारों लाखों पत्रकारों को तैयार करने का श्रेय जिनको जाता है वो हमारे साथ है, लेकिन आज दोहरी भूमिका में होंगे। एक इंडस्ट्रियलिस्ट के तौर पे जाने जाते हैं, अब राज्यसभा के सांसद हैं, सोशल एंटरप्रेन्योर के तौर पे वो योगी जी से सवाल भी करेंगे। तो आज मैं दोहरी भूमिका में चाहता हूं कि वो रहें। योगी जी, सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आपका जीत की बधाई आपको दूं मैं माफ कीजिएगा गुजरात के लिए, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर जितनी सभाएं आपने की तो लोगों को लगा कि आपका एक पैर उत्तर प्रदेश में और दूसरा पैर गुजरात में। तो योगी का परचम और मोदी का परचम उत्तर प्रदेश में और दूसरा पैर गुजरात में। तो योगी का परचम और मोदी का परचम फहराया, लेकिन थोड़ा सा कसर रह गई, 150 की जगह 99 रह गए आप लोग। देखिए, जीत जीत होती है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के विकास के विजन पर जो लोग प्रश्न लगाना चाहते थे, मुझे लगता है कि उनको जनता ने जवाब दे दिया है। लगातार छठी जीत गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की है, एक मायने रखती है और इस दृष्टि से हमारे लिए ये जीत एक मायने रखती है, देश को एक दिशा देती है। हमें तय करना है कि हमें विकास के साथ जाना है या वंशवाद के साथ जाना है। हमें तय करना है कि हमें आतंकवाद के साथ जाना है या राष्ट्रवाद के साथ जाना है। और मैं आभारी हूं गुजरात के मतदाताओं का, जिन्होंने प्रधानमंत्री जी के विकास और राष्ट्रवाद के अभियान को चुना है, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को चुनाव जिताया है। और गुजरात की इस जीत ने देश और दुनिया के अंदर एक बार फिर संदेश दे दिया है कि मोदी जी की और अमित शाह जी की जोड़ी अजेय है और भारत को दुनिया की एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने की क्षमता रखती है। योगी जी, लेकिन जैसा राहुल गांधी जो नेता अगर आप कहें कि कांग्रेस के अध्यक्ष भी बन गए हैं, ताजपोशी हो चुकी है, वो कह रहे हैं कि ये झटका है नरेंद्र मोदी सरकार के लिए, बीजेपी की नीतियों के लिए, क्योंकि आप 150 का दावा कर रहे थे। मैंने कहा ना, जीत तो जीत है और ये जीत हमारे लिए इसलिए भी मायने रखती है। मुझे लगता है कि देश के अंदर 2004 के बाद से जितने चुनाव हुए हैं, हर चुनाव में राहुल गांधी अपने किसी न किसी एक नए रूप में सामने आए हैं और जब भी वह नए रूप में आते हैं तो लोगों ने उनको किसी नाटक के एक पात्र के सिवाय ज्यादा महत्व नहीं दिया है। यह स्थिति गुजरात में भी थी। हमें आश्चर्य होता था राहुल गांधी जी के उस आचरण पर कि जो राहुल गांधी कभी कहते थे कि मंदिर में वे लोग जाते हैं जो लड़कियों को छेड़ते हैं, और जब गुजरात की बात आई तो वही राहुल गांधी मंदिर मंदिर माथा टेक रहा था। जो राहुल गांधी कहते थे अमेरिका के राजदूत से कभी कि मुझे हिंदुओं से खतरा है, लश्कर तोयबा से नहीं, वही राहुल गांधी अपने को जनेऊधारी हिंदू बता रहे थे। तो ये हमारी सबसे बड़ी विजय है कि जो अपने आप को सेकुलर कहते थे वे भी मंदिर में माथा टेकते हुए दिखाई दिए थे। जो हिंदू कहने में कहते थे हम एक्सीडेंटली हिंदू हैं, उन्हीं के खानदान का एक वारिस अपने आप को जनेऊधारी हिंदू कह तो रहा है। ये हमारी विजय है और हर मायने में विजय है। यानी आंकड़ों की दृष्टि से भी भारतीय जनता पार्टी जीती है और जो इस देश की जनता, भारत की जो मूल आत्मा है, उस दृष्टि से भी भारतीय जनता पार्टी वहां जीती है। लेकिन योगी जी, विकास का मुद्दा पीछे छूट जाए, मंदिर की राजनीति आगे बढ़ जाए, जनेऊधारी ब्राह्मण हो जाए, या ये आपको एक मुख्यमंत्री के तौर पर आपने तो सबसे कठिन राह चुनी, पहले ही संन्यास ले लिया, लेकिन जिस योग के लिए, जिस राजयोग के लिए तमाम पॉलिटिशियन मेहनत करते हैं, वो राजयोग आपकी किस्मत में लिखा था। तो आप मानते हैं कि सबसे कठिन योग के बाद एक और कठिन रास्ता आपको आ गया सामने? देखिए, मैं जब इन सब चीजों को देखता हूं, मुझे लगता है व्यक्ति जब किसी चीज के पीछे भागता है तो चीज उससे उतनी दूर भागती है। और
मैंने जब संन्यास लिया था तो मैं इसके बारे में कभी सोचता भी नहीं था कि मुझे राजनीति में आना है। मैं आपको बताऊं कि मैंने 1998 में लोकसभा का पहला चुनाव जीता था। मात्र 13 महीने सरदेव अटल जी की सरकार रही। 1999 में जब लोकसभा का चुनाव होने जा रहा था तो मैंने अपने पूज्य गुरुदेव से इस बारे में अपील की। मैंने उनसे प्रार्थना की कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं। उनको लगा कि मैं पलायन कर रहा हूं। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम राजनीति क्यों करना चाहते हो, आखिर राजनीति का तुम्हारा उद्देश्य क्या है? कोई पद है, कोई प्रतिष्ठा है, तब तो हट जाओ। अगर लोक सेवा है, जन सेवा है और इसके माध्यम से लोक कल्याण है तो कभी मत भागना, कभी मत भागना। एक सन्यासी को पलायन का रास्ता नहीं अपनाना चाहिए, कभी नहीं अपनाना चाहिए। लेकिन और मैं उसी अपने पूज्य गुरुदेव के आदेश का पालन करते हुए फिर लगातार 5 बार लोकसभा का चुनाव जीता। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी ने मुझे उत्तर प्रदेश का दायित्व सौंपा। उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग अपने स्तर पर उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं और जीवन में पलायन हम लोगों ने कभी स्वीकार नहीं किया है और हम लोग जनता की उन अपेक्षाओं पर, उन आकांक्षाओं की पूर्ति करने में सफल होंगे। उत्तर प्रदेश को एक अच्छी दिशा में अग्रसर करने के लिए जो कदम उठाए गए हैं, हम लोग उसमें सफल होंगे। योगी जी, कठिन क्या है, एक सन्यासी होना या एक मुख्यमंत्री के तौर पर तमाम पूरे उत्तर प्रदेश की जनता, 22 करोड़ से ज्यादा जो जनता है, उसकी अपेक्षाओं पर खरा उतरना? देखिए, दोनों के लक्ष्य एक ही हैं, मार्ग अलग अलग हो सकते हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस है और इस चीज को थोड़ा बहुत आप देख सकते हैं तो इस बात को किसी एक ने समझने का प्रयास किया था। आज के समाजवादी तो समाजवादी नहीं है, मुझे लगता है कि परिवारवादी ज्यादा हो गए हैं, लेकिन डॉक्टर लोहिया ने इस बात को बहुत अच्छी तरह समझा था। डॉक्टर लोहिया जो है वह आस्तिक नहीं थे, उनको अपने आप को नास्तिक कहलाने में गौरव की अनुभूति होती थी। वो मंदिरों में नहीं जाते थे, मस्जिद में भी नहीं जाते थे, किसी भी धर्मस्थल पर नहीं जाते थे, लेकिन धर्म और राजनीति के मुद्दे पर जितने अच्छे और सटीक विचार डॉक्टर लोहिया ने दिए हैं, मुझे लगता है कि आज के समाजवादी एक बार डॉक्टर लोहिया को बहुत ईमानदारी के साथ आत्मसात करते तो उत्तर प्रदेश के अंदर जिस प्रकार की राजनीति पिछले 15 वर्षों के दौरान हुई या 1990 के बाद हुई है, राजनीति का इतना घटिया स्तर नहीं होता। इसलिए जब मैं मानता हूं कि दोनों का उद्देश्य समान है, लक्ष्य समान है, तो मेरे लिए एक सन्यासी के रूप में और एक योगी के रूप में या एक मुख्यमंत्री के रूप में दोनों में कार्य करने में बहुत कोई कठिनाई नहीं है और हम लोग अपनी इन सेवाओं का निर्वहन कर रहे हैं। योगी जी, मेरी सवालों की फहरिस्त लंबी है, लेकिन मैं चाहूंगा कि डॉक्टर सुभाष चंद्रा एक सोशल एंटरप्रेन्योर के तौर पर एक मुख्यमंत्री से सवाल करें कि विकास के लिए आपके पैमाने क्या होंगे और अपेक्षाएं क्या हैं एक सोशल एंटरप्रेन्योर की। सर। धन्यवाद दिलीप। योगी जी, आज भले ही हम लेट आए हैं, परंतु उत्तर प्रदेश में जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड चैनल जो इस क्षेत्र को ज़्यादा बारीकी से करके करेगा और जो कुछ भी सार्थक रूप से हमसे कार्य सहयोग हो सकेगा हम करेंगे। आपकी क्या अपेक्षा हमसे रहेगी और आपका क्या जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से क्या अपेक्षा आपकी रहेगी? मैं सुभाष जी आपको और आपके जी परिवार को हृदय से बधाई और शुभकामनाएं दे रहा हूं कि जिन्होंने एक नया रीजनल चैनल उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लिए आज से प्रारंभ कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण अवसर है। इसलिए मैं बहुत बार बहुत सारी चीज़ों को सोचता हूं तो मेरी नज़र अंत में
युधिष्ठिर और यक्ष के संवाद पर टिक करके वहां पर रुक जाती है और वह इस बात को लेकर के कि जब यक्ष और युधिष्ठिर के बीच में संवाद हो रहा था तो यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा कि इस दुनिया में कौन व्यक्ति सुखी है और दूसरा इस दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। युधिष्ठिर ने दोनों का बहुत सटीक जवाब दिया था, कहा था कि इस दुनिया में वही व्यक्ति सुखी है जो अपने साधनों के अंतर्गत अपनी व्यवस्था का निर्वहन ईमानदारी के साथ कर रहा है जी। और दूसरा उन्होंने कहा सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि हर व्यक्ति जानता है कि मैं जन्म लिया हूं तो मुझे मरना भी है जी। खाली हाथ आया हूं तो खाली हाथ जाना भी है जी। लेकिन उस सब के बावजूद लोग पैसे के पीछे भागते हैं, सभी मूल्यों सभी आदर्शों को तिलांजलि देते हैं, सभी संबंधों को तार तार कर देते हैं जी। मैं हृदय से धन्यवाद दूंगा आपको कि जी न्यूज ने समाचारों की गुणवत्ता को बनाए रखने के साथ साथ जी भारत की राष्ट्रीयता, भारत की एकता और अखंडता के बारे में समय समय पर जिन ज्वलंत मुद्दों को उठाया है और उसको लेकर के लगातार एक किसी नए एपिसोड के साथ प्रतिदिन जी न्यूज आता है वह बड़ा प्रेरणादायी होता है देश के लिए और एक बड़ा वर्ग उससे जुड़ता है, देखता है। आज के समय में जब बाजारीकरण हर कार्य का हो गया हो, हर व्यक्ति केवल अपने स्वयं के लाभ के लिए दौड़ रहा हो जी। जहां पर सामान्य नाते रिश्ते सब नष्ट हो गए हो, उन स्थितियों में भी जी न्यूज ने एक कार्य प्रारंभ किया है और खासतौर पर उत्तर प्रदेश में आज एक नया रीजनल चैनल उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लिए यह जारी होने जा रहा है। लगभग उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की आज की जो आबादी है 25 करोड़ की आबादी है। 25 करोड़ बिल्कुल। तो 25 करोड़ की आबादी की देश से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के 25 करोड़ की आबादी सही न्यूज पालेगी। जहां कहीं भी कुछ अच्छा हो रहा है, वह व्यक्तिगत जीवन में हो, सार्वजनिक जीवन में हो, प्रशासनिक सेवा में हो, शासकीय सेवा में हो, किसान हो, मजदूर हो, शिक्षक हो, अधिवक्ता हो, ये समाज ऐसा नहीं कि कहीं अच्छा काम नहीं हो रहा है, बहुत सारी जगह अच्छे काम हो रहे हैं, बहुत अच्छा काम हो रहा है जी। वह सक्सेसफुल स्टोरी भी समाज के सामने आ सके जिससे समाज उससे प्रेरित हो सके जी और उसके माध्यम से वह भी अपना मार्ग प्रशस्त कर सके। हम लोग उम्मीद करेंगे कि जिस प्रकार से नेशनल जो चैनल है आपका जी न्यूज का, बहुत अच्छी बातों को, अच्छे कार्यक्रमों को प्रस्तुत करके लोगों के लिए एक प्रेरणा का कार्य कर रहा है। और बहुत सारे मुद्दों पर हम लोगों ने देखा है कि जब किसी ज्वलंत राष्ट्रीय मुद्दे को लेकर के लोगों में एक होड़ लगी रहती है कि हम कैसे इसकी कमी को ढूंढें, उन स्थितियों में जी न्यूज उसका सही प्रस्तुतिकरण सबके सामने करके ऐसे तत्वों को एक्सपोज करने का कार्य करता है। मेरा मानना है कि उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में, उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में, ये दोनों राज्य विकास की प्रक्रिया के साथ आज जब आगे बढ़ रहे हैं, उन स्थितियों में जहां हमारे लिए एक उपलब्धि है कि जी न्यूज का आज एक रीजनल चैनल उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लिए यहां पर प्रारंभ होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जहां कहीं भी कोई अच्छा काम कर रहा है, किसी भी क्षेत्र में अच्छा कर रहा है, जो समाज के लिए एक मार्गदर्शन का काम कर सकता है, एक नई दिशा देने का काम कर सकता है, उस सक्सेसफुल स्टोरी को भी हम लोग स्थान दे सकें, प्रमुखता के साथ उठा सकें, उसको एक स्पेस दे सकेंगे, तो मुझे लगता है कि बड़ी कृपा होगी, बड़ी मेहरबानी होगी इन दोनों राज्यों पर। ये तो कृपा की बात नहीं योगी जी, ये हमारा फर्ज है और हम प्रयास करेंगे। दिलीप, आपको ये बात ध्यान विशेष करके रखनी चाहिए, और क्योंकि जब अच्छी बात अगर मीडिया सामने समाज के लाता है तभी दूसरे लोगों को प्रेरणा कुछ अच्छा करने की मिलती है। योगी जी, एक और प्रश्न, अभी आप उत्तर प्रदेश सरकार काफ़ी इन्वेस्टर्स को बुलाने के लिए, अभी आप 21-22 फरवरी को एक कार्यक्रम भी कर रहे हैं जहां देश विदेश के सभी इन्वेस्टर्स भी आएंगे,
लेकिन इन्वेस्टर आने से पहले ये ज़रूर देखता है कि उसकी सुरक्षा, उसके आदमियों की सुरक्षा, उसके जान माल की सुरक्षा, यानी कानून। एक समय था पिछले 3-4 वर्ष पहले तक यहाँ तक बात सुनने में आती थी कि उत्तर प्रदेश में तो यानी कानून का राज नहीं है, इस प्रकार की बातें भी सुनने में आई थी। तो उसमें आप क्या कर रहे हैं और आगे क्या करेंगे जिससे कि इन्वेस्टर को भी कॉन्फिडेंस हो, यहाँ की जनता को भी विश्वास हो और देश प्रदेश आगे बढ़े? देखिए, उत्तर प्रदेश में सरकार में आने के बाद हम सबके सामने जो एक सबसे बड़ी चुनौती थी वह थी प्रदेश के अंदर जंगल राज, अराजकता और गुंडागिर्दी और दंगों की जो एक लंबी श्रृंखला थी। एवरेज उत्तर प्रदेश में हैं कि ऐसा था पहले? उत्तर प्रदेश में एवरेज 2 दंगे प्रति सप्ताह हुआ करते थे और अराजकता चरम पर थी, संगठित अपराध था जी, प्रशासन पंगु था, पुलिस का मनोबल गिरा था। हम सब के लिए एक चुनौती थी कि प्रदेश में कानून का राज हो, बिना किसी भेदभाव के हम प्रदेश की 22 करोड़ जनता को सुरक्षा प्रदान कर सकें और उनको इसका एहसास भी करा सकें जी। और इस दिशा में प्रयास प्रारंभ हुए, बेहतरीन परिणाम सामने आए हैं। इस दौरान पुलिस ने बहुत अच्छे कार्य प्रारंभ किए, अच्छे अभियान प्रारंभ हुए हैं उत्तर प्रदेश। यद्यपि हमारे पास मैन पावर की बहुत कमी है, लगभग 1.5 लाख हमारे पास सब इंस्पेक्टर और पुलिस कांस्टेबल के पद खाली पड़े हुए हैं जी। हमने इस प्रक्रिया को प्रारंभ किया है कि भर्ती की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो सके जी। लेकिन व्यवस्था को चलाने के लिए मेरा यह मानना है कि किसी और की नकल करने की बजाय हम शास्त्रों का अनुसरण करें, तो हम लोगों ने भी उसी अनुसार यूपी में करना प्रारंभ किया है। हमारा यह मानना था सज्जन प्रवृत्ति के लोगों को बहुत सुरक्षा मिलनी चाहिए, हर संभव उनको सहायता मिलनी चाहिए। लगातार 2-3 महीने तक हम लोगों ने सभी लोगों से कहा कि भाई देखो, कानून का राज है, कानून का कोई उल्लंघन न करे, कानून को कोई हाथ में न ले जी। हम लोगों ने तब भी देखा कि शरारतन या फिर जिन लोगों ने इसको एक व्यवसाय के रूप में अडॉप्ट कर लिया था जी, बिना सख्ती से मानेंगे नहीं। और सबसे बुरा तब लगता था जब पुलिस के किसी जवान पर गोली मार दी जाती थी जी, पुलिस के किसी सब इंस्पेक्टर की हत्या कर दी जाती थी जी, सरेआम किसी थाने में घुस करके कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के तत्व थानों में भी हमले कर देते थे, किसी के घर में घुस करके किसी संपत्ति को कब्जा कर देते थे जी। तो हम लोगों ने कहा कि भाई ऐसे में नहीं चलेगी व्यवस्था, पुलिस का इकबाल बोलना चाहिए। और पुलिस ने कार्य किया, जितने ऐसे अपराधी थे उनसे निपटना प्रारंभ हुआ। हम लोगों ने इस बारे में साफ कहा कि हम सुरक्षा बिना भेदभाव के सबको देंगे जी। लेकिन अगर कोई अपराध को अपना व्यवसाय बना लिया है और वह निर्दोष लोगों पर, व्यापारियों पर, बहन बेटियों पर और पुलिस पर गोली चलाएगा जी, तो भाई गोली अगर उधर से चलेगी तो इधर से भी चलेगी जी। पुलिस के इनकाउंटर प्रारंभ हुए और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारा एक सब इंस्पेक्टर शहीद हुआ, 1-2 अन्य जवान इससे पहले शहीद हुए, लेकिन 25 से ऊपर हमारे प्रदेश के अंदर जो दुर्दांत अपराधी थे वे पुलिस इनकाउंटर में मारे गए। 1400 से ऊपर जेल में बंद हैं। बड़ी सख्ती के साथ इस अभियान को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है और अभी भी कहीं संगठित, क्यों ये अपराध एक व्यक्ति नहीं करता जी। अब हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर संगठित अपराध के लिए एक नया कानून लेके आ रहे हैं यूपी कोका के नाम पर, और मुझे लगता है कि संगठित अपराध ही नहीं, संगठित अपराध को संरक्षण देने वाला जी, चाहे वह किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, समाज के माफिया गिरोहों के लिए गिरोह से जुड़ा हुआ गिरोह कोई हो, या फिर कोई प्रशासनिक अधिकारी हो, अगर कहीं ये लगता है कि यह किसी अपराधी को शरण दे रहा है, उसका संरक्षक दाता है, तो हम लोग उसको भी इस कानून के दायरे में लेके आने वाले हैं
मुझे लगता है कि कल हम लोग विधानसभा में इस कानून को पास करेंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर जब ये कानून लागू होगा तो कानून का राज उत्तर प्रदेश के अंदर होगा, और मुझे लगता है कि इन्वेस्टमेंट की सबसे पहली जो आधारभूत आवश्यकता है वह है कानून का राज। हर व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव की सुरक्षा प्राप्त हो सके, वह हमारी प्राथमिकता है, और उस आधार पर हम लोग इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। जी, कल के लिए आपको मेरी शुभकामनाएं। और कुछ आपके यहाँ के जो गुंडा कुछ लोग हमारे राज्य हरियाणा में भी क्रॉस करके आए हैं, ये हमें भी सूचना है। लेकिन एक योगी जी, एक आपने लखनऊ में तो सचिवालय में काफ़ी हद तक कोई भी करप्शन वगैरह की बात कंट्रोल की है, ये सब लोग जानते हैं, हम लोग भी महसूस करते हैं। लेकिन आगे जा कर के अगर देखें, एक विषय मैं लेता हूँ, शायद अगर आपको बुरा ना लगे, मिड डे मील एक जैसी एक व्यवस्था है, इसमें ऐसा सुनने में आता है कि हर कोई व्यक्ति, काफ़ी राजनीतिक दल के भी लोग, ब्यूरोक्रेट्स भी, पॉलिटिकल लोग भी, यहाँ तक कि हमारे मीडिया के भी साथी जो हैं वो भी सब इसमें मिले हुए हैं। तो सब एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं, और इसमें हर साल का उत्तर प्रदेश में ऐसा सुनने में आता है 40 से 50 हज़ार करोड़ का लोगों के जेबों में पैसा जाता है मिड डे मील की अकेली एक सुविधा से। आई होप आप उसको भी कंट्रोल कर पाएँ, और जो माल न्यूट्रिशन की और बच्चों में जो इतनी समस्या है उसके ऊपर भी कुछ अंकुश लग सके। देखिए, मिड डे मील में और बाल पुष्टाहार योजना में जी ये शिकायतें थी, हम लोगों ने बहुत प्रभावी कार्रवाई उसमें की है। आने के तत्काल बाद ही इसमें हमारी कार्रवाई शुरू हो गई थी जी। हम लोग उसमें नए ऑप्शन भी किए हैं। हम लोगों ने मिड डे मील में अक्षय पात्र जैसी संस्थाओं को भी आमंत्रित किया है, और उन्होंने प्रदेश के अंदर इस क्षेत्र में कार्य करने में अपनी रुचि भी दिखाई है जी। जैसे उत्तर प्रदेश सचिवालय स्तर पर आपने देखा होगा कि भ्रष्टाचार अब तक के न्यूनतम स्तर पर है जी, वैसे ही निचले स्तर पर भी होने जा रहा है, क्योंकि हम लोग प्रदेश के अंदर ई ऑफिस की व्यवस्था लागू करने जा रहे हैं जी। ई ऑफिस हमारे 22 विभागों में लागू हो चुका है जी। नए वित्तीय सत्र में यानी अप्रैल में हम लोगों का प्रयास है कि जिले स्तर को भी हम इसके साथ जोड़ लेंगे जी। और अभी से इस बारे में तय कर दिया गया है कि हर विभाग को, कि हर विभागाध्यक्ष इस बात को सुनिश्चित करेगा कि कोई भी फाइल किसी भी टेबल में 3 दिन से अधिक नहीं रुक सकती। अगर रुकती है तो जवाबदेही तय होगी विभागाध्यक्ष की भी। हर मंत्री को इस बारे में पहले निर्देशित किया जा चुका है कि वो सुनिश्चित करेंगे उनके पास भी 3 दिन से अधिक फाइल नहीं रहेगी। दूसरा, कोई मंत्री अपने कैंप कार्यालय में कोई फाइल नहीं निपटाएगा। आप ऑफिस बैठिए, ऑफिस में बैठ करके उन फाइलों का निस्तारण करिए। प्रशासनिक अधिकारी अपने घर फाइल लेके नहीं जाएगा, फाइलें जो भी होंगी कार्यालय में निपटेंगे, और 3 दिन से अधिक कहीं नहीं होगा। 3 दिन के बाद अगर कहीं से फाइल आती है तो उससे पहले पूछा जाना चाहिए कि आखिर 3 दिन से अधिक क्यों इसमें लगा है। प्रधानमंत्री जी ने जो ई ऑफिस की व्यवस्था या डीबीटी की जो बात की है जी, ये भ्रष्टाचार पर सबसे बड़ा प्रहार है जी। बिल्कुल ठीक। और मेरा ये मानना है कि हमें हर कार्य को इसके साथ जोड़ना चाहिए जी। जनता को सीधे इन योजनाओं के साथ जोड़ा जाना चाहिए। एक बहुत अच्छी योजना है और मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार पर इस बहुत बड़ा प्रहार है, और उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने इसको लागू किया है। बहुत अच्छा, आपको बहुत बहुत साधुवाद। योगी जी, एक उत्तर प्रदेश में बहुत जगह पर, अलग अलग जगह पर, अलग अलग शहरों में बड़ी छाप थी। किसी शहर की चूड़ी मशहूर थी, किसी के आपके पीतल के बर्तन मशहूर थे, किसी का कुछ, किसी का कुछ, और उसको चलते हुए पहले काफ़ी आगे था उत्तर प्रदेश। लेकिन अभी अगर देखें तो उत्तर प्रदेश की पर कैपिटा इनकम जो है वो नेशनल एवरेज से आधी से भी थोड़ी कम है। आज 43,861 रुपये पर कैपिटा इनकम उत्तर प्रदेश की है, जब नेशनल पर कैपिटा इनकम 94,130 रुपये है।
तो क्या इन लघु उद्योगों को, इनको सब बढ़ावा देने से कुछ एक्सेस कुछ प्रयास सरकार की तरफ से कर रहे हैं, जिससे कि कुछ रोजगार की योजनाएं भी कुछ बढ़ें, कुछ आगे बढ़े? देखिए, रोजगार के लिए परंपरागत उद्योग, स्थानीय नागरिकों के सशक्तिकरण के लिए भी इसमें हर तबके के लोग भी आते हैं और महिला पुरुष दोनों इसमें शामिल हैं। इनके सशक्तिकरण के लिए बहुत अच्छी योजना है जी। और उत्तर प्रदेश इस दिशा से बहुत समृद्ध रहा है जी। हम लोगों ने एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पर दिया है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का। अच्छा। और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस हम जनवरी में मनाने जा रहे हैं। 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश बना था जी। तो हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस के अवसर पर हम लोगों का प्रयास है कि हम लोग 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के इस कॉन्सेप्ट को पूरे प्रदेश के अंदर लागू करेंगे। और लखनऊ में पहले चरण में हम उसका एक बहुत बड़ा एक सेंटर स्थापित करना चाहते हैं। ये हम लोग यहाँ पे कार्य करने जा रहे हैं, जिसमें वाराणसी की साड़ी है, भदोई की कालीन है जी, आपका लखनऊ का चिकन है, मुरादाबाद का जो है पीतल है जी, अलीगढ़ के ताले हैं, हाँ, फरोखाबाद के, आप फिरोजाबाद के आपके कांच का उद्योग है। कांच का उद्योग है, हाँ। ऐसे ही प्रदेश के अंदर हर जिले में कुछ ना कुछ है जी। तो इसको प्रमोट करने के लिए जहां हम कर रहे हैं, वहीं साथ साथ उत्तर प्रदेश के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में खान पान और कुछ ऐसी चीजें हैं जो बड़ी विशिष्ट हैं, जिनको थोड़ा प्रमोट कर लेंगे तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धूम मचा सकता किया जा सकता है। बिल्कुल। अब जैसे अब पूर्वी उत्तर प्रदेश में बलिया और उसके आसपास के क्षेत्रों में जाएंगे, बाटी चोखा वहां पे चलता है जी जी। मुझे लगता है लखनऊ में बड़ी लोकप्रिय है, उसकी दुकानें हुई हैं, लेकिन उसको प्रमोट करने के लिए कभी कोई प्रयास नहीं हुआ। हम लोग उसको भी यहाँ पर प्रमोट करने जा रहे हैं। जौनपुर की इमरती है, आप चले जाइए, आगरा का पेठा है जी। बिल्कुल। बहुत सारे क्षेत्रों में अलग अलग चीजें, अलग अलग, उसको भी हम खान पान, परंपरागत खान पान किस क्षेत्र का कैसा रहा है जी, उसको भी हम लोग प्रमोट करने की व्यवस्था कर रहे हैं। ये दूसरा, पर्यटन की दिशा से उत्तर प्रदेश में अपार संभावनाएं हैं, स्पिरिचुअल टूरिज्म के लिए, इको टूरिज्म के लिए। तो मेरा अगला प्रश्न था उसके विषय इन सब में भी हम लोग बेहतर कार्य करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। इसीलिए आपने देखा होगा कि बीच में हम लोगों ने अयोध्या में जाकर के अयोध्या की दीपावली को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत करने का प्रयास किया जी। कुंभ का आयोजन उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में होता है, सबसे बड़ा कुंभ होता है उत्तर प्रदेश में। हम आभार व्यक्त करेंगे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने कुंभ के इस आयोजन को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दिलाई है जी। और 2019 में कुंभ का आयोजन प्रयागराज में होगा जी। पहली बार हो रहा है कि जब सरकार 2 वर्ष पहले से उसकी तैयारी में लग चुकी है, जब उसके लिए एक लोगो जारी हुआ है जी। और व्यापक पैमाने पर तैयारियां। हमारा अनुमान है कि प्रयागराज कुंभ में 12 करोड़ श्रद्धालु आएंगे और हम लोग उनकी सुरक्षा और उनकी सुविधा के लिए अभी से तैयारी कर रहे हैं। हर जनपद में उसकी तैयारियां चल रही हैं, उसके लिए स्वयंसेवक तैयार किए जा रहे हैं। एक बृहद योजना के साथ हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। अयोध्या में दीपावली का आयोजन संपन्न किया गया। अभी होली के अवसर पर हमारा कैबिनेट जो है मथुरा वृंदावन में होगा, वहां जाके वहां की होली को हम प्रमोट करेंगे। अभी हमारे महामहिम राष्ट्रपति प्रयागराज में आए थे तो उनको हम संगम तट पर भी लेके गए थे। राष्ट्रपति का संगम तट पर जाना जी कुंभ के और प्रयागराज के महत्व को और आगे बढ़ाता है। और आगे हम लोगों का प्रयास होगा कि समय समय पर इस प्रकार के आयोजन होते रहें। काशी के विकास के लिए अयोध्या में अखंड रामलीला वर्षों से चली आ रही थी, पिछली सरकारों ने बंद कर दिया था, हम लोगों ने उसको पुनः प्रारंभ किया है। सरयू जी की आरती प्रारंभ की है, काशी में गंगा जी की आरती पहले से चली आ रही है, चित्रकूट में कीर्तन का कार्यक्रम बंद हो गया था, हम लोगों ने पुनः उसको प्रारंभ किया है। ऐसे ही अन्य कार्यक्रम पर्यटन की दिशा से, इको टूरिज्म के लिए भी उत्तर प्रदेश में बहुत संभावनाएं हैं। हम लोगों ने उस दिशा में कार्य प्रारंभ किया है। या फिर हमारे पास जो पुरातात्विक महत्व से जुड़े हुए ऐसे स्थल हैं, उनको पर्यटकों की दिशा से उसको विकसित करने के लिए भी हम लोगों ने ढेर सारे अभियान अपने प्रारंभ किए हैं। और मेरा अनुमान है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश देश के अंदर
सर्वाधिक पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करने वाला एक प्रदेश होगा। योगी जी, मेरा तो पर्सनली ऐसा मानना है कि अगर उत्तर प्रदेश केवल पर्यटन के ऊपर ध्यान दे तो इस प्रदेश की इनकम, पर कैपिटा इनकम देश की इनकम से ज़्यादा हो सकती है। हाँ, क्यों? लेकिन मैं अभी पिछले दिनों वाराणसी में गया भगवान भोले के दर्शन करने। उस गली में जाना आना इतना कठिन है। इसके बाद वाराणसी के पास अमर सिंह जी, आप जहाँ जाते हैं वहाँ पे वो मंदिर है देवी का, वहाँ पे ऐसा डर लगता है कि अगर यहाँ पे एक भी विंध्याचल, हाँ, उस मंदिर में अगर एक व्यक्ति एक साथ में गुजरेगा, अगर कहीं गलती से कोई आदमी गिर भी गया, वहाँ पे भगदड़ मच जाएगी तो 100-200 आदमी मर जाएंगे। कोई भी हमारा जितने भी धार्मिक स्थल हैं और हैं, वहाँ पे सफाई और ये सब सड़कों का चौड़ा करना, ठीक करना, पता नहीं क्यों आज अब तो आपकी 2/3 मेजोरिटी की सरकार है, आपको कुछ मूल परिवर्तन इसमें लोगों को समझा के करने पड़ेंगे, जिससे अगर पर्यटन, छोटे छोटे मुल्क हैं योगी जी, आज थाईलैंड जैसा मुल्क है जहाँ की पर कैपिटा इनकम में 30% भागीदारी केवल पर्यटन की है। उत्तर प्रदेश उसमें बड़ा भाग ले सकता है, जो देश के भी काम आएगा और उत्तर प्रदेश का तो वाहवाही होगी। इसमें कुछ आपका कुछ दिशा? हाँ, हम लोगों ने इसमें कार्य प्रारंभ किया है। देखिए, इसमें भारत सरकार स्वयं बड़ी उदारता के साथ सहयोग कर रही है जी। पहली बार इस देश के अंदर पर्यटन की संभावनाओं को विकसित करने के लिए प्रसाद योजना लागू हुई है। पर उसमें योगी जी, मैं आपकी बात काट रहा हूं, लेकिन जो लोकल लोग हैं जो वहां बैठे हैं, जो बिल्कुल भी 1 इंच हटना नहीं चाहते, थोड़ा सा उस पे बलपूर्वक प्रयास करना पड़ेगा। देखिए, आपने काशी की बात जो की है जी, हम लोगों ने इस अपने जो सप्लीमेंट्री बजट कल ही विधानसभा में पास हुआ है जी, इसमें काशी विश्वनाथ मंदिर और उसके आसपास के क्षेत्र के विकसित करने के लिए भी हम लोगों ने धनराशि की व्यवस्था की है। विंध्यवासिनी धाम को भी विकसित करने के लिए हम लोगों ने धनराशि की व्यवस्था की है। अयोध्या में हमारे कार्य बहुत शीघ्र लगभग 137 करोड़ रुपए की लागत से जो कार्य अयोध्या की दिशा होने, वो कार्य हमारे प्रारंभ होने जा रहे हैं। ऐसे ही हर क्षेत्र में, चाहे वह मैंने कहा ना कि जो वह स्पिरिचुअल टूरिज्म का हो, इको टूरिज्म का हो या फिर हेरिटेज टूरिज्म का हो, इन सब के लिए भी हम लोगों ने व्यवस्थाएं की हैं। उसको हम प्रमोट करने के लिए कार्य करने जा रहे हैं। प्रदेश के अंदर अपार संभावनाओं को देखते हुए हम इसको आगे बढ़ाएंगे जी। आखिरी एक प्रश्न योगी जी, अभी जो इंडस्ट्रियलिस्ट को हम बुला रहे हैं यहाँ, ये आपने सारी उनको बताया कि उनकी सुरक्षा की व्यवस्था, ये करप्शन से मुक्ति और ये सब चीज़ें होंगी। इसके अलावा कोई एक चीज़ ऐसी जिसका हम उनको बता सकें? हम आपके साथ हैं, हम पूरे देश में प्रचार करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ आएँ, यहाँ उद्योग धंधे लगाएं, तभी लोगों को रोज़गार मिलेंगे, आगे प्रदेश बढ़ेगा। कुछ 1-2 संदेश कुछ भी जो देना चाहें आप। देखिए, उत्तर प्रदेश में हम लोग न केवल उत्तर प्रदेश के वासियों का बल्कि उत्तर प्रदेश आने वाले हर नागरिक को, क्योंकि हम लोग एक भारत श्रेष्ठ भारत की प्रधानमंत्री जी के इस संकल्प के साथ अपने आप को संबद्ध करते हैं, इसलिए प्रत्येक को सुरक्षा और उत्तर प्रदेश में जो लोग निवेश करेंगे उन सबको हर संभव सहयोग उत्तर प्रदेश सरकार करेगी। हम लोग बहुत शीघ्र, हमारे पास अपना कुछ लैंड बैंक है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हम लोग अगले 1-1.5 महीने के अंदर हम लोग इसको प्रारंभ करने जा रहे हैं। हमारा प्रयास है कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के पास ही हम लोग लगभग एक बड़ी मात्रा में लैंड बैंक उसके साथ जोड़ने जा रहे हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे हमारा कार्य प्रारंभ होने जा रहा है, बड़े लैंड बैंक के साथ हम उसको भी प्रस्तुत करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर बुनियादी ढांचागत विकास के साथ साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बेहतरीन करने के लिए मेट्रो जी, अगले 1 महीने के दौरान हम लोग कानपुर और आगरा के अंदर मेट्रो का कार्य प्रारंभ करने जा रहे हैं जी। नोएडा तक मेट्रो की सेवा प्रदान करने की शुरुआत हो चुकी है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी 25 दिसंबर को इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं जी।
जेवर में एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हम लोग बनाने जा रहे हैं। इसकी कार्रवाई हमारी प्रारंभ हो चुकी है और मेरा अनुमान है कि हम लोग 3-4 महीने के अंदर उसका शिलान्यास भी वहां करवा देंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर रीजनल कनेक्टिविटी की भी हमारी कार्रवाई प्रारंभ हुई है। एक सामान्य व्यक्ति भी हवाई जहाज की यात्रा कर सकता है। जल परिवहन की योजना बड़ी हो सकती है। इसमें भी हमारी व्यापक संभावनाएं हैं और इस पर भी हमारे यहाँ वाराणसी तक कार्य प्रारंभ हुआ है। कुंभ के पहले हमारा प्रयास है कि जल परिवहन को हम प्रयागराज तक जोड़ सकें, उस वहां तक पहुंचा सकें। ये ढेर सारी संभावनाएं हैं, इस पर हमारे कार्य निरंतर चल रहे हैं और मुझे विश्वास है कि हम लोग एक समय सीमा के अंदर ये सुविधाएं प्रदेश की जनता को देने में सफल होंगे। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और उत्तर प्रदेश सरकार को। दिलीप, बैक टू यू। योगी जी, एक सवाल जो जहन में बार बार उठता है कि योगी आदित्यनाथ यानी भगवा का एक नया झंडा बरदार, बार बार बात होती है विकास एक एजेंडा है मोदी सरकार का, योगी सरकार का, लेकिन जब चुनाव आते हैं तो राम मंदिर का जिक्र होता है, तमाम पहलू पीछे छूट जाते हैं। राम आस्था का सवाल है या सियासी राजनीति के हिसाब से वोट का सवाल? देखिए, श्री राम देश की आस्था के प्रतीक हैं और मुझे लगता है कि राजनीतिक एजेंडे के हिस्से नहीं हो सकते हैं, उससे ऊपर हैं। हम लोगों ने ये मुद्दा नहीं उठाया था। गुजरात के चुनाव तो अपने आराम से एक तरफ विकास की लड़ाई लड़ी जा रही थी, दूसरी तरफ वंशवाद को लेकर के लोग चल रहे थे। अपनी वंशवाद के आधार पर विभाजनकारी योजना के साथ कांग्रेस वहां के चुनाव में उतरी थी, लेकिन वह एक्सपोज हो गई जब 5 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में श्री राम जन्मभूमि से संबंधित मामले की सुनवाई होने जा रही थी और कांग्रेस के एक नेता वहां पहुंचते हैं और सुप्रीम कोर्ट से कहते हैं कि इस मामले की सुनवाई जुलाई 2019 से पहले न की जाए। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण वक्तव्य था। न्यायालय के मामले में कोई व्यक्ति, कोई पार्टी इस रूप में हस्तक्षेप करे, एक दुस्साहसी था। दूसरा, अयोध्या में राम जन्मभूमि से जुड़े भी इस मामले का समाधान क्यों नहीं होना चाहिए? प्रश्न यही था और हम लोगों ने राहुल गांधी से ही प्रश्न किया कि आखिर राहुल गांधी बताएं तो कि अगर वह मंदिर जा रहे हैं, एक तरफ गुजरात में उनका चरित्र कुछ और है और वहीं उनके नेता सुप्रीम कोर्ट में जाकर के किस प्रकार के वक्तव्य देते हैं, किस प्रकार की वहां पर भाषा का प्रयोग करते हैं, ये सब जनता के सामने आने चाहिए, सही तथ्य आने चाहिए। कोई हमसे पूछेगा तो हम लोग तो इस बात को कहते हैं कि जन भावनाओं के अनुरूप अयोध्या में कार्य होने चाहिए। हम लोग सुप्रीम कोर्ट में विश्वास कर रहे हैं। कांग्रेस तो बताएं कि अगर सुप्रीम कोर्ट में विश्वास है तो 5 दिसंबर की सुनवाई को टलवाने के लिए उन्होंने ईडी चुटी क्यों लगाई? लेकिन विपक्ष कहता है योगी जी कि आप लोग कहते हैं कि आपके लिए आस्था का सवाल है, राम का मंदिर बनना चाहिए, ये किसी को इनकार नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भरोसा करने से पहले आपके तरफ से नेता बयान देते हैं कि मंदिर बन के रहेगा, 2019 से पहले बनेगा। और अगर मुझे याद है पत्रकार के तौर पर, तो मैं 2000 से लेकर अब तक तमाम मार्गदर्शक मंडल की बैठकें जिसमें मैं शरीक हुआ हूं, आपके गुरुजी रहे हैं, अशोक सिंघल जी रहे हैं, अक्सर कहते थे कि अगर देश में केंद्र में हमारी सरकार बनती बहुमत की और यूपी में हमारी बहुमत की सरकार बनेगी तो हम सबसे पहला काम मंदिर का करेंगे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में हम लोग नहीं गए थे, न हिंदू पक्ष गया था, और मैं तो अपना सौभाग्य मानता हूं कि मेरी 2 पीढ़ियां आज से नहीं 1949 से राम जन्मभूमि से जुड़े हुए इस मामले को लेकर के लड़ रही है, काम कर रही है। उस परंपरा में मुझे सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि अयोध्या जाकर के अयोध्या के विकास के लिए कुछ कर सकूं, तो मुझे लगता है कि मेरे जीवन का सौभाग्य है। लेकिन जन भावनाओं का सम्मान तो होना चाहिए। मामला कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में है। हम लोग तो पहले भी कहते थे, 86 में भी हम लोगों ने कहा, 89 में भी कहा, 91 में भी कहा। उसके बाद भी जब भी वार्ता की बात आई हम लोगों ने कहा बातचीत से समाधान हो जाए, लेकिन वार्ता की टेबल से कौन लोग भागते थे? और जब सुप्रीम कोर्ट ने डे टू डे की सुनवाई की बात कर दी तो फिर उस मामले में कौन लोग बाधक बने थे? हम लोग नहीं बने थे। हम लोगों ने तो कहा था कि ठीक, हम अपने
सारे प्रमाणों को प्रस्तुत कर रहे हैं, हम लोग तो तैयार हैं। लेकिन कांग्रेस फिर एक बार इस मामले की सुनवाई हो और समय पे फैसला हो, कांग्रेस ही उसमें बाधक बनी। इसलिए राहुल गांधी को बातें स्पष्ट तो करनी चाहिए थी और राहुल गांधी से ही प्रश्न पूछा गया था। योगी जी, मैं इस विषय में थोड़ा सा कहना इसलिए चाहूँगा कि जी सलाम एक चैनल हम चलाते हैं, उस पर मैंने मुस्लिम भाइयों का सबका एक पूरा जमावड़ा पिछले 3 महीने पहले किया और उनसे अलग अलग एक एक करके भी मेरी उनसे चर्चा हुई। लगभग सब लोग तैयार हैं मुस्लिम समुदाय में बैठ कर के ये कहने के लिए कि हम मंदिर वहाँ बने, हमें कोई एतराज़ नहीं है। केवल उनका ये कहना है कि उसके बाद आप मथुरा और बाकी अन्य जगह जो मस्जिदें हैं उनका विषय मत उठाइए। तो उनसे वो लोग पूरी तरह से आज के दिन तैयार हैं कि हिंदू समाज के साथ हम बैठ के बात करने को पूरी तरह से तैयार हैं। जो कुछ फैसला होगा सुप्रीम कोर्ट के बाहर करने को तैयार हैं। लेकिन मैंने हिंदू अपने जो अखाड़ा वगैरह के लोग हैं उन सब से बात की, तो वहाँ थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि क्या मैं ऑथोराइज्ड हूँ हिंदू समाज की तरफ से पूरी बात करने के लिए। तो ये कुछ ऐसी, आप क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश में ये सब है, तो आज मैं आपसे कह सकता हूँ कि हम मुसलमान सब लोगों को, जितनी भी उनकी पार्टियाँ उसमें झगड़े में हैं, सबको मैं इकट्ठा आपके साथ लाके बिठाने को तैयार हूँ अगर उसका फैसला कर सके। देखिए, ये हम सब का सौभाग्य है, उत्तर प्रदेश की जनता का सौभाग्य है कि काशी उत्तर प्रदेश में है, मथुरा भी उत्तर प्रदेश में और अयोध्या भी उत्तर प्रदेश में है। तभी तो मैंने कहा कि इससे बढ़िया समय हो नहीं सकता। और मुझे लगता है कि वार्ता से एक समस्या का समाधान हो नहीं पाया, तो अन्यों की बात करना अभी मुझे लगता है थोड़ा कठिन होगा। जब मामला सुप्रीम कोर्ट में जा ही चुका है जी, और सुप्रीम कोर्ट ने उसमें सुनवाई की तिथि निश्चित कर दी है, हमें अब सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास करना चाहिए। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने देना आप हमें बताएं तो हम, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आकर के हमने कह दिया है, कोर्ट हमसे पूछेगी कि हम फैसला देने जा रहे हैं, लागू कर देंगे। हम कह देंगे जैसे इलीगल स्लॉटर हाउसेस बंद कराए थे ऐसे हम लोग अयोध्या का समाधान भी कर देंगे, कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी यूपी में। बहुत साधुवाद। लेकिन मुझे लगता है सबको मिलकर के वार्ता से समाधान हो पाता, दुनिया में सौहार्द की बहुत अच्छी एक संदेश दुनिया के अंदर जाता। लोगों ने अपने निहित स्वार्थों के लिए इस मामले का समाधान नहीं होने दिया। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में मामला है, सुप्रीम कोर्ट से सुनवाई होने दीजिए, उसके बाद इस मामले में आगे कदम पर हम लोग फिर जो भी स्थिति पैदा होगी इसके अनुसार हम लोग कदम उठाएंगे। योगी जी, यहाँ सवालों का सिलसिला मुझे रोकना पड़ेगा, हालांकि मेरे पास फहरिस्त और है, लेकिन मैं आपको एक संपादक के तौर पर, एक पत्रकार के तौर पर यह यकीन दिलाना चाहता हूं कि आप हमको निंदक नियर राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी बिन साबुना निर्मल करे सवाए। हमारी भूमिका यह रहेगी, आप हमसे नाराज मत होइएगा, लेकिन हम जनता के हर सवाल आपके पास कड़वे ढंग से भी उठाते रहेंगे और आपकी अच्छी बातें जनता तक पहुंचाते रहेंगे। एकदम स्वागत है, एक सकारात्मक और रचनात्मक पत्रकारिता का मैं प्रदेश में स्वागत करूंगा। और जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड कि जी न्यूज के उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के इस रीजनल चैनल के प्रारंभ होने पर मैं एक बार पुनः जी परिवार को उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता की ओर से हृदय से बधाई देता हूं और अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। ओवर टू यू अनुया। बिल्कुल शुक्रिया दिलीप, और बहुत बहुत शुक्रिया योगी जी आपका इस बेबाकी से सारी बात रखने के लिए।